अगेन आप सभी का क्रेजी जिगेट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 27 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जिगेट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक आपको रोज पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। आइए 27 अप्रैल के करंट अफेयर पर चलने से पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आंसर कीजिएगा कमेंट में। पहला क्वेश्चन देखिए, चिथिराई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हाल ही में खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? और फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश में किया गया? कुछ सेशंस पहले ही हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो आप इजीली आंसर कर पाओगे और मिड वीडियो में और भी क्वेश्चन ऐड ऑन हो सकते हैं, तो एंड तक चलिए। पहला क्वेश्चन देखिए 27 अप्रैल के करंट अफेयर में, 26 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 26 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन किया गया है नीदरलैंड में, जो कि यूरोप का एक देश है। क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर चर्चा करने के लिए देशों को एक साथ बुलाया गया था। यह वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। 26th एडिशन है, 2024 में आयोजन हुआ है नीदरलैंड में। नीदरलैंड का शहर है रोटरडम। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया 22 से लेकर 25 अप्रैल तक। आयोजन किसने किया है? तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इस कांग्रेस का आयोजन किया गया। ओके, यहाँ पर बेसिक आपको ये पता चल जाता है कि आयोजन कहाँ होगा, तो नीदरलैंड में। अब थीम की बात करें तो रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट 2024 में वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की थीम है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस दौरान न्यू एनर्जी सोर्सेस और एनर्जी कंजर्वेशन पर सभी देशों के मध्य में चर्चा की गई है। इंडिया की बात करें तो भारत के द्वारा देखिए इस कांग्रेस में भारत मंडप नाम की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिस दौरान भारत ने एनर्जी सेफ्टी और एनर्जी के मैनेजमेंट के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया है। तो इंट्रोड्यूस किया गया रॉटरडम में वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस में। 26th एडिशन है और यहीं पर इस चीज को भी डिसाइड किया गया कि नेक्स्ट बार जो 27th एडिशन होगा वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का, उसका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब के रियाद में 2026 में। तो 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन हुआ है नीदरलैंड में और 27th आयोजित की जाएगी 2026 में सऊदी अरब के रियाद में। यहां पर आयोजन करवाने वाली संस्था वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस को आयोजित करवाने वाली संस्था वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल है, जो कि पूरे वर्ल्ड में क्लीन एनर्जी और इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन को प्रमोट करने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्लियर? तो इसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन 26th एडिशन का आयोजन 2024 में नीदरलैंड में किया गया। आगे बढ़ने से पहले देखिए रेलवे का आपको अपडेट देता हूं, काफी बार मैं आपको दे चुका हूं। रेलवे की टारगेट बैच आपके लिए लगातार लाइव चल रही है रूट एप्लीकेशन पर। रेलवे की 2024 में काफी सारी वैकेंसीज लाइनअप है, यहां पर आप देख सकते हैं। सभी के लिए सिंगल शॉर्ट बैच है और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है रेलवे की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके सब्जेक्ट परफेक्ट हैं तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं रेलवे के लिए। 20,000 प्लस क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस है, लेकिन अगर आपने बैच ज्वाइन कर रखी है तो ये भी 50% ऑफ में आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा रूट एप्लीकेशन में ही, क्योंकि करंट अफेयर का काफी पोर्शन रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ईयरली ई बुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल तक अपडेटेड आपको ई बुक अवेलेबल है रूट एप्लीकेशन पर, तो प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग मतलब इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन का आदर्श वाक्य क्या है? तो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन ने हाल ही में अपने नए लोगों को अपनाया और अपने नए आदर्श वाक्य को अपनाया है। और इसका आदर्श वाक्य है यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षितः। ये मूल आदर्श वाक्य है इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन का। ओके, यहां पर देखिए भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। इसने नया लोगो और नया आदर्श वाक्य हाल ही में अपनाया है।
इसका आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता, मतलब जहां इतिहास भविष्य के लिए सुरक्षित है। इसका संस्कृत एक लाइन है, संस्कृत वर्जन है, जिसे आदर्श वाक्य के रूप में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के द्वारा अपनाया गया। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि संस्था क्या करती है। तो भारत में जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनका मैनेजमेंट करना और उन पर रिसर्च के लिए उत्तरदायी संस्था है, जो कि भारत में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अंडर में काम करती है। इस संस्था की स्थापना 1919 में की गई थी। अब इंडियन हिस्टोरिकल इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन का नया आदर्श वाक्य क्या बना? तो यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता। ओके, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत की पहली बहुउद्देश्य हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत का पहला बहुउद्देश्य हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि शुरू किया गया है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। आंसर डी। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया होगा, नाम से आपको समझ में आ जाएगा। हरित हाइड्रोजन क्या है? क्लीन एनर्जी। ओके, मतलब एनर्जी का ऐसा सोर्स जहां पर कार्बन उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होता है या फिर ना के बराबर होता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम या फिर ना के बराबर इफेक्ट करता है, ग्लोबल वार्मिंग को ना के बराबर बढ़ाता है, पर्यावरण को बिल्कुल हार्म नहीं करता। ऐसी एनर्जी क्लीन एनर्जी के नाम से जानी जाती है और हरित हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। तो इसे ही बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देश्य हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में की गई है। कंफर्म हो जाता है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इसका इनोग्रेशन किया गया। इनोग्रेशन हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन पर किया गया। तो एक और फैक्ट आपके लिए यहाँ पर जो इंक्लूड करना है आपको कि नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। यहीं पर भारत का पहला बहुउद्देश्य हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है या इसका इनोग्रेशन किया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा रोजाना 14 किलोग्राम तक हरित हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा और इसका यूज ईंधन सेल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाएगा। जैसा कि हरित हाइड्रोजन के बारे में अभी मैंने आपको बताया, क्लीन एनर्जी है। इलेक्ट्रोसिस की प्रोसीजर के द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है और फिर जो उत्पादित होता है हाइड्रोजन, उसका यूज क्लीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में किया जा सकता है। वैसे हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए क्लीन एनर्जी के लिए गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी के तहत देखिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 4 जनवरी 2023 को, मतलब अगस्त 2021 में घोषित कर दिया गया था और 4 जनवरी 2023 को इसे आगे चलकर लागू किया गया। भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को संचालित करती है। भारत में क्लीन एनर्जी के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना इस मिशन का या प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो बेसिकली केंद्र सरकार की योजनाओं से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसे भी याद रखना चाहिए। ओके, और ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी है, ये भी आपको पता चल जाता है। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस कला से संबंधित है ना? तो देखिए इनका नाम थोड़ा सुब्रमण्य, केवल यह तक ही है, थोड़ा सा इसको एक बार हमें देखना पड़ेगा। इनका नाम सुब्रमण्यम नहीं है, बोलने में सुब्रमण्यम आ रहा है लेकिन सुब्रमण्य, ओके, केवल आधा ही इनका नाम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सुब्रमण्य। ओके, तो अगर मैं सुब्रमण्यम बोलूं तो उसे सुब्रमण्य इतना ही आप कंसीडर कीजिएगा, ठीक है ना? तो सुब्रमण्यम धारेश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस कला से संबंधित है? तो ये संबंधित है यक्षगान से। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अब यहां पर हम यक्षगान की अगर बात करते हैं तो यक्षगान एक नाट्य और नृत्य दोनों का मिक्सअप कला शैली है और ये फेमस है भारत के कर्नाटक राज्य में, ठीक है? यक्षगान, ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से एग्जाम में काफी पूछा गया। तो सुब्रमण्यम धारेश्वर इसी कला से संबंधित है, इसी नृत्य या नाट्य कला से संबंधित है भारत के
कर्नाटक राज्य की नृत्य या नाट्य शैली। ओके, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया कर्नाटक के बेंगलुरु में। ओके, यक्षगान के क्षेत्र में लगभग 46 वर्षों तक इन्होंने काम किया है और यक्षगान को राष्ट्र प्रसिद्धि दिलवाने में मदद की है। यक्षगान की एक छोटा सा पार्ट होता है, कला होती है, बड़ गुथेट्टू संस्करण, इसके लिए ये काफी फेमस थे। ठीक है, तो यक्षगान नॉर्मली मैं आपको बता चुका हूं, एक प्रकार का नाटक या नृत्य शैली है, भारत के कर्नाटक राज्य में प्रचलित है। होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण से संबंधित जितने भी हमारे पुराणों में जितने भी स्टोरीज मिलती है, कहानियां मिलती है, उनका नाट्य मंचन भी किया जाता है और साथ ही साथ डांस भी किया जाता है। तो ये है यक्षगान, मतलब रामायण, महाभारत, भागवत जो पुराण है हिंदू धर्म में, उन सभी काव्यों में जो भी कहानियां हैं उनसे रिलेट करके भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी उनके जीवन है उससे रिलेट करके ये नाटक या नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। तो यक्षगान के बहुत ही फेमस एक कलाकार थे सुब्रमण्यम धारेश्वर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ओके, चलिए, किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 जारी की गई? तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, इस रिपोर्ट को जारी किया है हाल ही में फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने। आंसर भी हो जाएगा। अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन से क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता तो इतना ही पूछता कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस किसने जारी की है रिपोर्ट? तो फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने। अब यहाँ पर कुछ चीजों को बस एड्रेस किया गया है अंदर, तो वो एग्जाम में नॉर्मली पूछे नहीं जाते, फिर भी याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट किसकी है ये पता चल गया। देखिए, वैश्विक खाद्य संकट पर रिपोर्ट होगी तो फूड क्राइसिस के बारे में ही बताया होगा। अब इस रिपोर्ट में जो की पॉइंट है, एक बार अगर हम उनकी बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा कि वर्ष 2023 में 59 देशों में लगभग 282 मिलियन लोगों को हाई लेवल की फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिली है। मतलब खाद्य संकट बहुत ही उच्च लेवल का देखने को मिला है 282 मिलियन लोगों में, जो कि 59 देशों से आते हैं। इसके अलावा 2022 के बाद से प्रभावित लोगों की संख्या, फूड क्राइसिस से प्रभावित लोगों की संख्या 24 मिलियन की वृद्धि हुई है। जो भी उसके पहले प्रभावित थे उनमें भी 24 मिलियन और जुड़ गए हैं जो कि फूड क्राइसिस से जूझ रहे हैं। खाद्य संकट से प्रभावित समूहों में सर्वाधिक बच्चे और महिलाएं हैं। और इसके अलावा 32 देशों में 5 वर्ष से कम आयु के 36 मिलियन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित है। और पिछले 5 सालों में या 8 सालों में सबसे ज्यादा जो फूड क्राइसिस देखा गया है पर्टिकुलर किसी एरिया में, तो वो है गाजा पट्टी। 8 वर्षों में गाजा पट्टी, आप जानते हैं फिलिस्तीन का एरिया है गाजा पट्टी, जो कि इजराइल से लगा हुआ एरिया है। वहां पर इजराइल का भी कंट्रोल है उस पर, लेकिन अधिकतर गाजा पट्टी पर क्राइसिस प्रॉब्लम देखने को मिलता है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में। तो 8 वर्षों में गाजा पट्टी में सबसे अधिक खाद्य संकट देखा गया है, यह एड्रेस किया है अपनी इस रिपोर्ट में फूड सेफ्टी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में। ओके, इस संस्था की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी के लिए काम करने वाली ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था फूड सिक्योरिटी के लिए काम करती है। और फूड सिक्योरिटी के लिए जो भी टेक्नोलॉजी से जो भी हो सकता है उसका आदान प्रदान करती है सभी देशों से। ओके, तो ये एक वैश्विक मंच के रूप में काम करती है फूड सिक्योरिटी के लिए। डन, आगे बढ़ेंगे। चर्चा में रहा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कालेसर नेशनल पार्क की यहां पर बात की गई है। तो कालेसर नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है भारत के हरियाणा राज्य में। आंसर भी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि अभी सुर्खियों में क्यों है? तो ये अभी सुर्खियों में लोकेशन आप देख सकते हैं, हरियाणा में देखने को मिलेगा कालेसर नेशनल पार्क। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो डैम प्रस्तावित थे इस नेशनल पार्क की बाउंड्री के जो अंदर आते थे, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से इन डैम का जो निर्माण था उस पर रोक लगा दी। तो हाल ही में चर्चा में रहा हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कलेसर
वन्यजीव अभ्यारण्य या कलेसर नेशनल पार्क बन चुका है अब तो कलेसर नेशनल पार्क के रूप में से याद रखिए। ठीक है, तो हरियाणा में स्थित है, लेकिन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं टच होती है। उस एरिया में ये पूरा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो एरिया है वो किसके कंट्रोल में आता है? हरियाणा राज्य सरकार के कंट्रोल में, या फिर हरियाणा का नेशनल पार्क है, ऐसा याद रखिए। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क है कौन सा? कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं प्रबोवो सुबियांतो। आंसर हो जाएगा आंसर, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। ओके, वैसे मार्च में इलेक्शन हुआ था इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट का, तो मार्च में जो इलेक्शन हुआ था उस प्रेसिडेंट इलेक्शन में सुब्रियांतो ने 58.6% वोट हासिल किए थे। वैसे लगभग इनका राष्ट्रपति बनना तय था, लेकिन वहां की जो अपोजिशन है इंडोनेशिया का, वो पहुंच जाते हैं कोर्ट इंडोनेशिया कि भैया धांधली हुई है चुनाव में, अनफेयर तरीके से चुनाव हुए हैं, तो जांच कराओ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट या फिर वहां का जो सबसे उच्च न्यायालय है उसने भी क्लीन चिट दे दी है, और अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने वाले हैं सुब्रियांतो या फिर प्रबोवो सुबियांतो। कहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बनने वाले। ठीक है, इंडोनेशिया जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसकी कैपिटल है जकार्ता। आगे आएंगे, चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कीरू जल विद्युत परियोजना स्थित है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में कीरू जल विद्युत परियोजना या कीरू जल विद्युत प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल एक इंटरप्राइजेस है, महारत्न कंपनी है REC लिमिटेड, इसने चिनाब घाटी क्षेत्र में या चिनाब नदी पर चीरू जल विद्युत परियोजना के लिए चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, और इस समझौते के तहत REC चिनाब नदी घाटी जल विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड को ऑलमोस्ट 1870 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने वाली है। किस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए? तो यह प्रोजेक्ट है कीरू, मैंने चीरू तो नहीं बोला ना, कीरू जल विद्युत प्रोजेक्ट। ओके, किस नदी पर है? तो देखिए, कीरू को चीरू से याद रख लो तो च से हो जाएगा चिनाब, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो कीरू याद रखो क्योंकि एग्जाम में तो कीरू ही आने वाला है। तो कीरू जल विद्युत परियोजना है चिनाब नदी पर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, अब सुर्खियों में भी इसलिए है क्योंकि भैया REC लिमिटेड ऑलमोस्ट 1870 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगा चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड को, इस डैम को या इस पूरी परियोजना को डेवलप करने के लिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 156 मेगावाट की 4 अलग अलग इकाइयां बनाई जाएगी अलग अलग डैम के रूप में। ठीक है ना, तो 135 मीटर ऊंचाई के डैम बनाए जाएंगे, और इसके अलावा 156 मेगावाट की क्योंकि 4 इकाई बनेगी, तो ऑलमोस्ट इसकी पूरी विद्युत उत्पादन क्षमता देखें तो ये 624 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली परियोजना है। ठीक है, जिसे कीरू जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाएगा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। हाल ही में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है, अब भी है वो, विदेश इंडिया लिमिटेड ने खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे काबिल के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है, इसने हाल ही में खनिज के क्षेत्र में या खनिज के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ एक समझौता साइन किया है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। यहां पर संस्था के बारे में ही नॉर्मली हमको पता होना चाहिए कि भाई खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड क्या है। ठीक है, इसने खनिज क्षेत्र में रिसर्च के लिए एक समझौता किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ। अब ये दोनों मिलकर
खनिज रिसर्च के लिए काम करने वाले हैं इस समझौते के तहत। अब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की बात करें तो भारत में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की एक संयुक्त एजेंसी है या ये एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसने समझौता किया है खनिज को लेकर रिसर्च के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? G7 समिट 2024 इसका आयोजन किया जाने वाला है इटली में। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए 2024 में आयोजन हो रहा, पहली चीज तो ये। इसके अलावा इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भारत के पीएम को आमंत्रित किया है G7 समिट के लिए। ओके, तो G7 समिट 2024 का आयोजन जून 2024 में इटली में किया जाने वाला है। वैसे G7 के बारे में आपने काफी बार सुना भी होगा, काफी हमारे करंट अफेयर के अदर वीडियो में भी आपने सुना होगा। G7 वर्ल्ड की 7 पावरफुल इकोनॉमी वाले देशों का एक संगठन है। दुनिया के 7 देशों का एक संगठन है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए शामिल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इंडियन पीएम को आमंत्रित किया गया है जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा, जो कि इटली की पीएम के पद पर है। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। दुनिया की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संगठन है जो आपस में मिलकर शांति और सहयोग के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 27 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझ लिया। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के रिवीजन की, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो कौन है ये हो जाएंगे उसेन बोल्ट। कमेंट में बताना कहां के हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को। हाल ही में सुधीर कक्कर का निधन हो गया, इन्हें किसका जनक कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस, है ना, साइको एनालिसिस, फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस के जनक कहे जाते हैं कौन? सुधीर कक्कर। ठीक है, चलिए आगे आ जाएं। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा किसके द्वारा लिखित बुक है? तो ये श्रीधरन पिल्लई की बुक है, जो कि गोवा के गवर्नर के पद पर है। निम्न में से कौन सी भारतीय फिल्म 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई? तो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये चुनी गई है 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में। आगे, किस संस्था द्वारा टूवर्ड्स अ रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी नाम की रिपोर्ट जारी की गई? तो ये जारी की है IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। चर्चा में रहा रवांडा बिल, किस देश ने पारित किया? तो ये पारित किया है ब्रिटेन ने। ठीक है, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने गोल्ड जीता है, भाला फेंक के खिलाड़ी है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। लास्ट क्वेश्चन था विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो ह्यूमनली पॉसिबल, यह है थीम या विषय विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 की। ठीक है, लास्ट डे के जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछे थे उनकी बात करते हैं। एम वेंकैया नायडू को 2024 में एम वेंकैया नायडू, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गलत लगा, सही है, किस पद्म पुरस्कार, ओके, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एम वेंकैया नायडू को 2024 में दिया गया है पद्म विभूषण। ओके, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में। नीलम शरण गौर को किस भाषा के उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो नीलम शरण गौर को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2023 में। और उनकी वो जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो
उनका साहित्य था, कविता थी, वो रेक्यूम इन रागा जानकी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर आया है सिमरन कुमारी का, बिल्कुल सही आंसर है। वैसे अधिकतर स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, पर एक का हमने आंसर कलेक्ट किया है, बिल्कुल सही आंसर है। आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में और मिड वीडियो में, उनका आंसर कल के करंट अफेयर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कल के सेशन में हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाता है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए मुलाकात करते हैं कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।